नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको ज्ञात ही है। और गोदान का वह दृश्य जहाँ धनुष यज्ञ होता है और मेहता जी पठान का रोल करते हैं और सभी को डरा देते हैं किस तरह से, और मालती को खास तौर से डराते हैं। तो उसके आगे क्या होता है गोदान में घटित, हम उस पर परिचर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना मत दीजिए। और कृपया बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको जरूर कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। जिसे कहते हैं ना कि कोई पुस्तक पढ़ने से पहले हम वो होते हैं जो उसको पढ़ने के बाद नहीं होते हैं। हमारे भीतर वो पुस्तक कुछ न कुछ इस प्रकार का परिवर्तन घटित करती है कि जो हमारे दिल और दिमाग की केमिस्ट्री में कुछ नया जोड़ने, घटाने, बढ़ाने का काम करता है यह प्रोसेस। इसलिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, असाध्य वीणा जैसी कविता लिखी उन्होंने। अज्ञेय बार बार प्रक्रिया पर बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए वो कला की महत्ता की बात करते हैं और प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ कि गोदान में उसके बाद क्या घटित होता है। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे एपिसोड में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये उपन्यास है और इसके बहुत सारे दृश्य हैं और बहुत फेमस उपन्यास है प्रेमचंद का। इसलिए भी अगर हम पॉइंट से पॉइंट समझेंगे तो शायद अगर गोदान को एक बार समझ गए तो बाकी सारी जो कृतियां हैं उनको भी समझने में हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वह अभिनय समाप्त हुआ था तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी दे जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था, का मजाक उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इल्जास पर तलबी के समय खूब मनावन करना और नाना प्रकार की फरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इल्जास पर गवाहों का बदल जाना। ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। अब देखिए, जो प्रहसन आपको ज्ञात होगा तो प्रहसन भारतेंदु ने भी बहुत लिखे हैं, है ना, जिसमें किसी चीज को मतलब बहुत ही हंसी मजाक की मुद्रा में कोई बात कहना और कोई महत्वपूर्ण बात कह जाना। तो राय साहब खुद लेखक हैं, तो उन्होंने ही ये लिखा और वही उसका पीछे से संचालन कर रहे थे। तो किस प्रकार से क्या स्थितियां होती सामंती व्यवस्था में, सिस्टम में। वो खुद सामंत राय है, जागीरदार है ना, लेकिन खुद उस सिस्टम के जो लोग हैं उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जनता अपनी परेशानियों में दुखी है, लेकिन जागीरदार जमींदार अपनी दिलचस्पियां, अपनी बेईमानियां और कैसे उस सिस्टम में लोगों का शोषण कर रहा है, उसको खुद राय साहब बता रहे हैं।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि सामंत खुद अपने सिस्टम की आलोचना कर रहा है। बाकी कहाँ कोई आलोचना समालोचना को पसंद करता है। लेकिन राय साहब खुद जमींदार होकर के उस सिस्टम की कमजोरियां और कमियों का मखौल उड़ाते हुए नजर आते हैं। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। अब ये लोग बड़े लोग थे तो उस जमाने में शिकार क्या करते थे। अब तो सरकार ने शिकार विकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता ही है, सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा था। देखिए आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं वो। कितनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो शिकार विकार समय चला गया है, लेकिन वो समय था। देखिए शिकार में बड़े लोग क्या करते हैं वो भी देखिए आप। बड़े लोगों की जिंदगी किस तरह की होती है। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आ जाएं, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, लेकिन वे ही लोग बच रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था। न जासकी और न संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध लेखमाला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मगन थे। सबके सब छूटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूंछों प्रताप देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर है। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। ये मेहता जो फिलासफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो। तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको ये फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए या आपकी घर का किराया किसके घर से आएगा, वो अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूटे सांड बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी है। ये कौन बोल रहा है? ये ओंकार नाथ जो संपादक है, जिसको मालती ने बेवकूफ बनाया था ना, शराब पिला दी, जबकि वो बिल्कुल सात्विक आदमी था। लेकिन उन्होंने इस बात में पूरा एक झोलझाल करके उनको फंसा दिया। तो उनको बहुत गुस्सा है इन सब के प्रति कि ये बहुत बेकार लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा और मस्ती करते हैं और इन्हें समाज और देश दुनिया की कोई चिंता नहीं है। और ओंकार नाथ को लगता है कि सारी चिंताएं सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। ये सब लोग तो ऐसे ही तमाशबीन लोग हैं, है ना। वो महावीर प्रसाद की तरह थोड़े उस पुरानी ओल्ड नैतिकता के पीछे जाने वाले संपादक हैं, लेकिन लिखते बड़ा अच्छा है। उनके लेखन में बहुत गति है, बहुत कह सकते हैं कि प्रभाव क्षमता ज्यादा है उसके पास। तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा बच्चा खेत में चलकर हल जोतो। मैंने कहा नहीं कि वो रूस की क्रांति में, क्योंकि रूस में क्रांति होने के बाद सबको बराबर कर दिया गया, चाहे विद्वान हो चाहे मजदूर हो, सबको खेत में काम करना है तो करना ही है। वहां कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव जैसे खत्म कर दिया उन लोगों ने। तो उसी का प्रभाव कहीं कि प्रेमचंद इसको इसी रूप में स्पष्ट कर रहे हैं और मैं उस ओंकार नाथ के माध्यम से बता रहे हैं कि जब क्रांति होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि काम करना क्या होता है। तब तुम्हारी फिलोसॉफी घुस जाएगी अंदर, ये समझ लेना तुम। तब देखो तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो है मालती, जो बहत्तर घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी। इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पड़ती, उन्हें दता बताओ, शादी मत करो, यह बंधन है, बच्चे होंगे यह मोह पाश है। मगर टैक्स क्यों देते हो, कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते, उससे क्यों करनी काटते हो। जानते हो न कि कानून की जरा भी अवज्ञा की ओर बेड़ियां पड़ जाएगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोग विलास को बाद में बाधा नहीं पड़ती। 80
रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार का बनो। जीते सांप के पास जाते ही क्यों, वो फुंकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। ये कौन बोल रहा है? ओंकारनाथ। उनसे बहुत गुस्सा है ना, तो सब इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही ये दिखावा करते हैं और कुछ और बात करते हैं, और बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था। बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी, वह कैसे रुक सकते थे? मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहां वह जाकर मिल जाए। राय साहब अपने राय साहब अपने इस इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे। वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रोब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर जैसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी भोजन की सामग्री, रसोईया, कहार, किदम, तगार सब साथ चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहां भोजन करेंगे या भूखे मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडियों और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। अब देखिए ये लोग क्या बता रहे हैं कि अब हम सब कुछ खुद करेंगे। असल में बात क्या थी कि ये मेहता कहते हैं कि हमें अपने आप को भी आजमाना चाहिए। हम हमेशा नौकरों के आश्रय में रहते हैं। कभी अगर नौकर चाकर न रहे, ये सब कुछ साम्राज्य खत्म हो गया, तब हमारी दशा और दुर्दशा क्या होगी, इसको भी हमें सोचना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि सारा काम हम खुद ही करेंगे। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरण का शिकार कीजिए, भुनिए, खाइए और वहीं दरख्त के साये में खर्राटे लीजिए। दरख्त यानी पेड़ के साये में, है ना? यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी मेजदार होती जा रही थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया। किसी रोगी की दुर्बल की भांति दुर्बल निस्पंद कगार पर एक घने वृक्ष की छांव में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि दो दो की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहीं आ जाएं। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ का रोज उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मुलाकातें की बातें करनी थी। खुर्शीद और तंका बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक कर तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चलते ही जाते हो, जरा दम लेने दो। अब क्या, इन लोगों के 3 ग्रुप बन गए ना, तो तीनों ग्रुप अलग अलग जाके शिकार करके आएंगे, फिर बाद में अपना जो कुछ खाना वाना बना के खा के शाम तक फिर घर चले जाएंगे। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई? थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने न आई थी, मेहता ने अनजान बनकर कहा। अच्छा, यहाँ मैं न जानता था।
फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं? हिरणों का एक झुंड चढ़ता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टानों की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया, झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो, सच कहती हूँ। अब तक कोई शिकार न मिल जाए, मैं बैठ जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। अब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार। मैं न जानती थी तुम इतने शरीफ हो, इतना अच्छा। पर सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते। मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे तो एक जेठ की धूप दूसरे पथरीले रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मतलब स्त्री पुरुष की समानता की बात कर रहे हैं। मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलासफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता। अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों की शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया। उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूं न छोड़ूंगी। अब चाहती भी तो वो थे मेहता को ना। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ। नहीं, मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वो 20 कदम निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न समझती थी। मैं तो हिरन मारूंगा, उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फुलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टाने उसके दांतों सी लगती थी। धार में इतना वेग था कि लहरें उछली पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न पर पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों? उस पार चलेंगे, यहीं तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ आप जाइए, मुझे अपनी जान से बेर नहीं है। अब नदी पार करना था उनको ना। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव सत्ते हुए चले। ज्यों ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था और यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी थी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए। दोनों हाथ से उसे लौट जाने पर कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाया और होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों से रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा।
बिल्कुल पत्थर, खेर आज सता लो, जितना सताते बने मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए, वो बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रुकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया, बंदूक कनपटी से कंधे पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बैठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले, भद्दा तो लगता है। दो पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं ही पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या न हो? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल रंज न होगा। मेहता ने आध भर स्वर में कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूं? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छिपाऊं? सच कहती हो मालती? तुम क्या समझते हो? मैं कभी बताऊंगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया, कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक न आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। बस मस्ती कर रहे हैं दोनों। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी वो और कहीं मिल नहीं सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होंगे ये कितनी स्वार्थी नहीं है। मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई। क्या मजदूरी लोगी? यही कि जब तुम्हें जीवन में ऐसा कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे पर आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी थी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। बस ऐसा विश्वास और ऐसा भरोसा। देखिए, अभी तक मालती मेहता की तरफ फिदा है, बहुत ज्यादा उस अपने आप को समर्पित कर रही है। लेकिन आगे जब दृश्य आएगा उसमें वो वहां से उसका मन उठ जाएगा और फिर मेहता उसकी तरफ जाएगा। और ये शायद प्रेम में होता है हमेशा। हम कई बार जिसको चाहते हैं या कोई हमें चाहता है तो हम उसको भाव नहीं देते, लेकिन जब हमें वो चाहना छोड़ देता है तो हमें पता चलता है कि उसका वो मतलब भाव कितना इंपॉर्टेंट था, उनकी चाहत का हमारी जिंदगी में कितना महत्व था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उसके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम्हें समझ न सकोगी मालती। तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो और कभी फिर लौटती बारे ही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन न फटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतनी दुष्ट समझती हो और मैं जो कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मु- मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कठोर से विवाह कौन करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतःस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, बताओ तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होंगे? प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही है भाई। बस यही कि मन में हो और मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वो भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं।
अब मेहता शायद बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि मतलब मुझे दिखावे की आवश्यकता नहीं, मुझे जो स्पष्ट है वही चाहिए, जो मुंह पर है वही अंदर होना चाहिए। मालती ने होठ सिकोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश ना आ पाएगा, एक ही घाघ है, अच्छा बताओ मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है। मेहता ने नटखटपन मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। वो कह रहा है कि तुम सब कुछ कर सकती हो लेकिन तुम प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे कैसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक नशीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर की सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी, है ना। कह रही कि मतलब सुंदर थी और बड़े लोगों लोगों के साथ उसका संपर्क था ना, तो कह रही कि मैंने बड़े बड़े लोगों को अपनी एक मिठास से चितवन कर दिया था, लेकिन मैं रेत के ताजमहल की दीवानी नहीं होना चाहती थी। मैं एक बहुत ही बुनियादी चीजें चाहती थी हमेशा जीवन में, और शायद मुझे आज वो सारी चीजें मेहता के अंदर मिल गई है या दिख रही है। दाएं दाएं की आवाज हुई, एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ, जाती कहाँ है। ये कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आध मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया न पा सकी। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा कि युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया के बहते लेकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया को पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल निकल जाओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देख कर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास पहुंच गए। युवती का रंग था तो काला और वह भी गहरा, कपड़े बहुत ही मैले और फुहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथ में दो दो मोटी चूड़ियां, सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुगढ़ कहा जा सके, लेकिन वह स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था। लावण्य ने सौंदर्य, और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वस्थ जैसे मेहता के मन में बल तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके पर पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, नहीं तुम्हें मैंने तुम्हें तैरते देखा तो दौड़ी, शिकार खेलने आए होंगे। हाँ आए तो शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठोर दिखा दूं। रात को रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा चकुचा कर सिर झुकाकर बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, यही धूप में कब तक खड़े रहोगे, कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपटी हुई गीली साड़ी को देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। बस, जो जंगल में रहता है वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो उन सारी चीजों का ज्ञान होता है ना। तो लड़की पूरी सफलता के साथ उस शिकार को पकड़ के ले आती। उसने लापरवाही से कहा, ओ हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं। दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। वो आदिवासी लोग थे तो वह जंगल में रहते थे। वो तो कहते कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो है यहीं के वासी हैं,
हम इस जिंदगी को ही जीते हैं। लड़की कितनी समझदार और बिल्कुल गंवार। तुम खा लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहर यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाकर कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ जो दरी है, चिड़िया का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जिसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदु ने घेर लिया था, उसे सींगों से भगा कर भाग गई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छांव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ, तुम थक गए होंगे। शहर का रहिया जंगल में काहे आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होगी। तुम कहती है कि मैं उसको बुला के ले आती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि लड़की क्या करती है वो, कि जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को, उसके प्रत्यक्ष विराट रूप को देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था। मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव, है ना। एक तो जो आदिवासी लड़की थी उसका तो एकदम अलग ही स्टाइल था, एकदम खिली हुई। लेकिन जो शहर की जो मालती है वो ऐसा लग रहा है कि किसी गमले में लगाई और फूल जिस तरह से मुरझा जाता है, वैसे ही वो उस यात्रा में जैसे थक गई। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छां बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूखे मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब मालती को भूख लग गई थी ना, बहुत समय हो गया। युवती ने दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, जब तक तुम यहाँ बैठो मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बाटियां सेंक दूंगी। नहीं, अपने आप सेंक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था, बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़े? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा सा जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएगी और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते पर दौड़ा दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। आप दोनों हंसी मस्ती कर रहे हैं और मालती इस एटमोस्फेयर में जैसे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उनके उसके हाथ से मटके छीन लिए, कुएं का पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वाध्याय की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे, क्योंकि मजबूत देखा ना, शरीर बहुत हट्टा कट्टा है ना, तो अब श्रद्धा के पात्र हो गए थे। पहले पहले लग रहा है कोई कमजोर आदमी क्या करेगा ये, है ना। तो दया और श्रद्धा में किस तरह से परिवर्तन आता है इंसान की, देखिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रेमचंद कह रहे हैं या मेहता के बारे में। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए थे। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ।
मेहता अपने पुरुषत्व का अपमान न सह सके, रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोंपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले और छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबलने लगा और मालती भौहें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी रही। पर इस पर इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोंपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम कुछ नहीं करना, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उनसे कनखियों से देखकर अपना काम करने लगी थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा जाता है जैसे गिर जाएगा। अब मालती बोलती है, तुम वहां क्यों खड़ा है? इधर आओ। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वह सेमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे से उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखों आंखें धुएं में लाल और सजल, सारी देह पसीने से तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती की आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, भाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है या आधे में? आधे में बतलाती है। दाईं ओर या बाईं ओर? बाईं ओर। मैं भी दौड़ कर दवा लाती हूँ, घिस कर लगाने से अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक और जाकर पहाड़ियों में छिप गई। वह आधा घंटे के बाद मेहता ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर कहा, कहाँ गई वह कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कार यहाँ भेज दे। इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। बोल रही है कि मतलब बहुत काली थी ना, तो कह सकते हैं मतलब उसके बारे में इस तरह से बोल रही है वो बोल रही कि इसको भेजो कि राय साहब गाड़ी यहीं ले आए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई दवा लेने गई है भाई, कहती है उससे आधा सीसी का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती है, मुझे न करेगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छिछोरे हो, जैसे रूह जैसे फरिश्ते। मजाक करेगी तुम, अच्छा इस पर लाइन मार रहे हो। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है कि अगर तुम्हें होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियां उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा न हो तो मैं जाकर कार लाऊं, यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी मैं नहीं कह सकता। उस कलुट्टी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, यह वह जानती है। वो किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी।
मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम का केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वो उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। कहने से करना कठिन है, इसे तुम भी जानती हो, है ना? अब उसको समझा रहे हैं कि ठीक है, इतनी बड़ी धूप में कौन जाएगा? मेरा कोई प्रिय से प्रिय होगा और मुझे बोलेगा तो भी मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं विश्व प्रेम की भावना पर लेख लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको व्यावहारिक रूप में जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इस सत्य को तुम भी जानती हो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ और? तो मेहता इसमें मालती को जीवन की व्यवहारिकता और वास्तविकता से जैसे रूबरू कराते नजर आते हैं, क्योंकि शहर का जीवन और गांव और जंगल के जीवन में बहुत फर्क होता है। और व्यवहारिकता की बात करना और सिर्फ सिद्धांतों की बात करना, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। और उस फर्क को मेहता बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मालती को इसीलिए वो सारी चीजें जैसे समझाते हुए नजर आ रहे हैं। मालती ने उपहास के भाव में कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभारे नितंबों में भारीपन है देवी होने के लिए, और क्या चाहिए? बोली कि उसके स्तन बड़े बड़े हैं ना, इसलिए आप उस पर ऐसी बात बोल रहे हैं। मेहता तिल मिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने की तैयारी। मालती ने फुकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेले छोड़कर। तब कौन जाएगा? वह, तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहली बार अनुभव हुआ ना। कि मतलब उसने बस यही बोल दिया कि अच्छा, वो उसके स्तन बड़े बड़े सुंदर है तो तुम उसमें मोहित हो गए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेहता बोल रहे कि मुझे जीवन में शायद पहली बार एहसास हुआ कि स्त्री किस प्रकार से पुरुष पर चंद पलों में विजय पा सकती है। वह दौड़ी हाँफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने की तैयारी देकर बोली, मैं वह जड़ खोज लाई, अभी घिस कर लगाती हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी, ठंड हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन के बटने खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गंवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहां और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लाए, दौड़ी हुई जा। युवती ने दिन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही, उसका मन रखने के लिए ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। तो कह रही कि ठीक है, सब कुछ मेहता की कुछ बात का एहसास होता है कि उस दवा से असर होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन वो कितना धूप में जाकर लेके आई। अगर उसका मन रखने के लिए भी अगर हम थोड़ा कर सकते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन शहर के जो सो कॉल्ड इलीट लोग होते हैं, उनकी किस तरह की मानसिकता होती है। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, को तो रोटियां सेक कर रख दूं, बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। बड़ी कितनी अच्छी से बात कर रही है वो। लेकिन उसका इस स्नेह का, इस रिस्पेक्ट का, जैसे मालती के मन में कोई आदर ही नहीं है। किसी वफादार सेवक की तरह काम कर रही है, जबकि उसका उन सारी चीजों से कोई वास्ता भी नहीं है। और उस सारी सर्विस के बदले में वो उनसे कुछ, किसी से कुछ मांग भी नहीं रही है। वह झोंपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई, देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के बदेसपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोंपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा जल रही थी। मालती ने युवती से कहा, इन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है? इसका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों किसी नम्रता और कृतज्ञता और याचना ने दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रसाद की झलक थी।
गंवार इन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं चाहती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। ठीक है, अब उसको स्वाभिमान को चोट लग गया ना, बार बार मालती जिससे उसका इंसल्ट कर रही थी, तो उसने अपने स्वाभिमान से सारी बात कही कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं, लौंडी नहीं हूँ कि तुम कुछ भी बोलो मैं करती रहूंगी, तुम अपना जाओ, जैसे तुमको करना करो, ये तो ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई खरीद नहीं रखा है। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांध दी, बता तू किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है, तुम मुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटर पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिलता है तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि तुम कि लश्कर लेकर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार और निकले कि मालती की बातें सुनी और कंठ से अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी लोंडियां मर्दों को पसंद आती है जिनमें और कोई गुण हो न हो, उनकी टहल तोड़ छोड़कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे ये काम करने को तो कहा। वह देवी है, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, मैं समझती थी। और पुरुषत्व तुम्हें कम से कम नहीं, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। अब मालती को गलत फहमी हो गई कि ये मेहता इसकी तरफ आकर्षित हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और इसीलिए वो इस तरह की बात बोल रही है बार बार। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोदृश्यों को समझ गए। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु भाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुक्ति, ईर्ष्या की इतनी प्रचंड ज्वाला। और ये खुद मेहता मनोविज्ञान को समझते थे, फ्रायड को, तो समझ के सारी चीजों को कि इस प्रकार का भाव इसके अंदर क्यों है, इतनी ईर्ष्या क्यों कर रही है आखिर ये। बोले, कुछ भी को मैं उसे न जाने दूंगा, उसकी सेवाओं कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं उसकी नजरों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसके उसने जलकर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती दो तीन कदम चली गई और मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। देखिए कि किस प्रकार का भाव इसमें अभिव्यक्त कर रहा है कि मालती सारी चीजों को समझते हुए भी, व्यवहारिक जीवन से जानते हुए भी जैसे अनजान बन रही है। मेहता सब कुछ जानते हैं और उसी हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं, और आदिवासी लड़की जिस प्रकार से उनकी सेवा कर रही है, उसके हिसाब से तो मालती को उसका कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन मालती उसे ईर्ष्या कर बैठती है। शायद मालती को व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताओं का एहसास नहीं था, और अपने सौंदर्य का कहीं इस तरह का घमंड था कि जिसका कोई व्यवहारिक आधार नहीं था। तो इस एपिसोड में समझे कि यहीं तक, हम बाकी आगे दूसरे लोग जो शिकार करने जाते हैं उनके साथ क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो इस एपिसोड में क्या होता है कि मेहता और मालती जो शिकार करने जाते हैं उनके क्या अनुभव है, उस पर सारी बातचीत की है कि जंगल में क्या अनुभव होता है, और मेहता किस तरह से जीवन के उस वैविध्य को जीना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना कि मैं गरीबी पर निबंध लिख सकता हूँ, लेकिन उस गरीबी के एहसास को कैसे जीऊंगा। मैं मानवता पर निबंध लिख सकता हूँ, लेकिन मानवता की जो हकीकत है, जो गांधी जो बात बार बार कहते हैं कि कहना और करना दोनों में कितना फर्क होता है। आज के जमाने में सिर्फ लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनका व्यवहारिक जामा क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, शायद उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो मेहता कहीं कि उसी सच को, उसी वास्तविकता को हमें बता रहे हैं।